बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीक्वेंस जो है सीक्वेंसेस की लिमिट्स के कुछ जो है रिजल्ट्स जो है उनसे रिलेटेड किए थे। जैसे आपके पास अगर दो सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस एक्स है कैपिटल और एक सीक्वेंस जो है वो कैपिटल वाई है, और दोनों जो है वो कन्वर्जेंट हैं, तो उस सूरत में अगर आप एक सम सीक्वेंस बनाते हैं जो दोनों को टर्म वाइज ऐड करने से, यानी कि जो सम वाली सीक्वेंस है उसकी पहली टर्म क्या होगी, सीक्वेंस एक्स की पहली टर्म प्लस सीक्वेंस वाई की पहली टर्म। सम वाली सीक्वेंस की दूसरी टर्म जो होगी तो सीक्वेंस एक्स और सीक्वेंस वाई की दूसरी दूसरी टर्म्स का सम होगी, एंड सो ऑन। और डिफरेंस के लिए भी ऐसे ही है, सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा। प्रोडक्ट के लिए भी ऐसे ही है कि टर्म वाइज पहली टर्म का पहली के साथ प्रोडक्ट, दूसरी का दूसरी के साथ। इस तरह से आप दो सीक्वेंसेस का सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस जो है एक सीक्वेंस के तौर पे जो है वो बना सकते थे। और फिर फर्दर ये था कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऐसी है जिसके अंदर कंफर्म है कि कोई भी नॉन ज़ीरो जो टर्म है नहीं है, तो आप एक क्वेश्चंस की सीक्वेंस भी बना सकते थे। यानी कि अगर आपके पास ये कंफर्म है कि वाई जो है सीक्वेंस ऐसी है जिसमें देयर इज़ नो जो है वो ज़ीरो टर्म, ऑल टर्म्स ऑफ वाई आर नॉन ज़ीरो, तो फिर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं एक्स ओवर वाई। टर्म वाइज उनके आपने क्वेश्चंस बनाते जाना है। जैसे पहली टर्म जो होगी एक्स ओवर वाई की वो एक्स वन ओवर वाई वन, दूसरी टर्म जो होगी वो होगी एक्स टू ओवर वाई टू, एंड सो ऑन। और इसमें वाइज में कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर हमने लिमिट्स के रिजल्ट्स की बात कर रहे थे कि अगर सीक्वेंस एक्स कन्वर्जेंट है और वाई भी कन्वर्जेंट है, तो इस सूरत में जो सम वाली सीक्वेंस है उसकी लिमिट जो है वो सम ऑफ द लिमिट्स होगी, और डिफरेंस वाली सीक्वेंस की लिमिट जो है वो डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स होगी। प्रोडक्ट सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स होगी। ऐसे ही अगर आपके पास क्वोशंट सीक्वेंस बन जाती है, और ये भी गारंटीड है कि जिस सीक्वेंस को आपने नीचे जो है वो लगा रहे हैं जैसे एक्स ओवर वाई, उसकी लिमिट जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये कंडीशन के साथ फिर आपकी जो क्वोशंट वाली सीक्वेंस है एक्स ओवर वाई जो है वो भी कन्वर्ज करेगी और क्वोशंट ऑफ लिमिट्स को कन्वर्ज करेगी। ऊपर एक्स की लिमिट, नीचे वाई की लिमिट जो सीक्वेंस वाई है उसकी। अच्छा, तो इस तरह से हमने इसमें सम और डिफरेंस वाला तो हमने किया था, प्रोडक्ट वाला भी शायद कर लिया था मैंने, फिर क्वोशंट वाला जो था आपके लिए छोड़ दिया था कि आप उसको खुद से देखें। तो क्वोशंट वाला जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, ये ना हो कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फील हो। क्वोशंट वाले के लिए सिंपली आप ये प्रूव कर देते हैं कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंफर्म है कि कोई भी ज़ीरो टर्म्स नहीं है, ऑल टर्म्स आर नॉन ज़ीरो, ठीक है जी। और आप उसके जो क्वोशंट्स हैं, ठीक है, उसकी सीक्वेंस बना लेते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है उसकी लिमिट को जो है लिमिट के क्वेश्चन को कन्वर्ज कर रही है। जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप सीक्वेंस बनाते हैं क्वेश्चंस लेके और उसको आप प्रूव कर देते हैं कि वो जो पहली सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है उसके यानी कि सॉरी रेसिप्रोकल्स लेके सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस जो गिवन है और कंफर्म है कि उसमें कोई ज़ीरोज़ नहीं है, आप जो है एक और सीक्वेंस बना लेते हैं और पहले वाली जो सीक्वेंस है उसके रेसिप्रोकल्स के, यानी कि एक सीक्वेंस है जैसे Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन, और गारंटीड है कि ज़ीरो कहीं नहीं है इसमें, तो आप एक नई सीक्वेंस बनाते हैं 1/Z1 1/Z2 1/Z3, यानी कि सब के रेसिप्रोकल्स ले लिए, ठीक है जी। और अगर z जो सीक्वेंस है वो किसी नॉन ज़ीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो ये जो रेसिप्रोकल्स वाली है ये उसी लिमिट के रेसिप्रोकल को कन्वर्ज करेगी। हम ये प्रूव कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो आप x ओवर y बनाते हैं ये प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, एक सीक्वेंस x और उसका प्रोडक्ट जो सीक्वेंस y के रेसिप्रोकल्स के साथ बनी होगी। तो फिर लिमिट क्या होगी, दोनों की लिमिट्स का प्रोडक्ट। तो x की लिमिट तो x होगी और जो सीक्वेंस 1/y होगी उसकी लिमिट जो है वो y की लिमिट का रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये जो क्वोशंट वाली सीक्वेंस है इसकी लिमिट x ओवर y बन जाएगी। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इस सारी चीज़ को बुक में से देखते हैं हम। अच्छा, ये आपके पास पार्ट जो है आपके पास बी की मैं बात कर रहा था कि एक सीक्वेंस जो है वो x है, वो कन्वर्जेस टू x, ठीक है, कैपिटल X सीक्वेंस है और ये स्मॉल x उसकी लिमिट है।
दूसरी सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस कैपिटल Z है, और वो स्मॉल z को कन्वर्ज कर रही है, और स्मॉल z जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो इन दैट केस द क्वोशंट सीक्वेंस, ये x ओवर z, उसकी लिमिट क्या होगी, वो कन्वर्ज करेगी, और उसकी लिमिट जो है वो स्मॉल x ओवर स्मॉल z होगी। तो इसके लिए हम अभी, मैं आपको ब्रीफ कर रहा था कि आप बेसिकली इसको अलहदा से प्रूव कर लें कि जो z वाली सीक्वेंस है और इसमें नॉन ज़ीरोज़ हैं सारे, इसके रेसिप्रोकल्स के साथ आप एक नई सीक्वेंस बना लें। इन अदर सेंस उसका नाम 1/z रख लें, और टर्म वाइज सारी टर्म्स के रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, 1/z1, 1/z2, 1/z3 एंड सो ऑन। और आप उसको सेपरेटली प्रूव कर लें कि वो जो आपने रेसिप्रोकल्स के साथ जो सीक्वेंस जो है फॉर्म की है, उसकी लिमिट, ये जो इस सीक्वेंस की लिमिट है जिसके जिसके रेसिप्रोकल्स आप ले रहे हैं, इसकी लिमिट का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट वाला जो है, ये वाला आपके पास फॉर्म ये लग जाएगी कि अगर आप दो सीक्वेंस की प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ये x इंटू वाई है, फिर आप प्रोडक्ट लेंगे सीक्वेंस x की सीक्वेंस 1/z के साथ जो इसके रेसिप्रोकल से बनी होगी, तो उसकी लिमिट क्या होगी जी, इसकी लिमिट 1/z वाली की लिमिट और साथ लिमिट ऑफ x। तो 1/z की लिमिट आप पहले 1/ स्मॉल z जो है इसको प्रूव करते हैं। ठीक है जी। तो इसका प्रूफ बाकी तो हमने कर लिया था, इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसमें कहीं परेशान ना हो। अच्छा जी, आपके पास ये सीक्वेंस होगी जो गिवन है, उसमें सारे नॉन ज़ीरोज़ हैं। आपने ये नई सीक्वेंस बना ली, कुछ भी नहीं किया, ये जितनी भी सीक्वेंस z की टर्म्स हैं उनको 1/, कर दिया है। ठीक है जी। पहली टर्म z1 थी, इसकी होगी 1/z1। इसकी टर्म पहली दूसरी जो थी वो z2 थी, इसकी हो जाएगी 1/c2। दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द z। तो ये आपके पास एक नई सीक्वेंस। अब हम प्रूव करेंगे कि इसकी लिमिट 1/z है, इस वाली जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट का रेसिप्रोकल। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी शैल प्रूव दैट द सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स कन्वर्जेस टू द रेसिप्रोकल ऑफ द लिमिट। ठीक है जी। इसकी लिमिट z थी, और इसकी लिमिट प्रूव करेंगे कि 1/z होगी। ठीक है जी। उसके लिए वो थोड़ी सी इसकी इंजीनियरिंग करता है जी, कि अगर आप अल्फ़ा इस तरह से लेते हैं कि ज़ाहिर है z एक रियल नंबर है। ठीक है जी। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, कन्वर्ज कर रही है किसी रियल नंबर z को, तो उस रियल नंबर का मॉड लेके हाफ किया और इसको उसने अल्फ़ा का नाम दे दिया। ठीक है जी, सही है। ठीक है, इस अल्फ़ा के ऊपर अब आपको गारंटी है कि क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, दिस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब गिवन है इस अल्फ़ा को ना वो एप्सिलॉन का रोल देने वाला है, इसलिए इसने इसको ग्रेटर देन ज़ीरो वाली चीज़ जो है इस्टेब्लिश की है, क्योंकि सीक्वेंस जो है आपके पास जी एन, उसकी कन्वर्जेंस गिवन है कि जी एन कन्वर्जेस टू सी। तो अगर कन्वर्जेंस है तो फिर क्या होता है, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हो उसके अगेंस्ट एक बैरियर मौजूद होगा, सच दैट जब आप उस बैरियर से और ऑनवर्ड जाएंगे, गुजरेंगे, ये आपका बैरियर है k1, वेन एवर द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर आइदर k1 और ग्रेटर देन k1, तो क्या होगा, जिसने लिमिट बनना है उससे सीक्वेंस की टर्म्स के डिफरेंस का मॉड, दिस विल बी लेस देन ये जो भी एप्सिलॉन आपने बनाया होगा, इस यहाँ पे उसने उसको अल्फ़ा का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये लगाता है ट्राइंगल इनक्वालिटी। ठीक है जी। अच्छा, उसने रेफरेंस भी दिया है, वैसे आपको बता देता हूँ कि वो बेसिकली ये होती है कि सबसे पहले तो ये इसने लिखा हुआ है, इसको तो वैसे ही आप खोल सकते हैं कि इस साइड पे लेस लगाया और इधर नेगेटिव ए हो गया, नेगेटिव अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो आपके पास अगर इसको आप जो है वो एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास आएगा नेगेटिव अल्फ़ा इज़ लेस दैन आपके पास जी एन माइनस सी। बल्कि इसको मेरे ख्याल में एक्सपेंड करने की ज़रूरत कोई नहीं, इसको सिंपली नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली लेस की बजाय ये ग्रेटर देन इक्वल की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। आपकी इनक्वालिटी जो है ये रिवर्स हो गई। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे इतने वाले के पार्ट के लिए इसने ये वाली जो ट्रायंगल इनक्वालिटी लगाई है वो आपके पास ये होती है कि अगर आप मॉड ऑफ ए माइनस बी लें, ठीक है जी, बल्कि मॉड ऑफ ए मॉड माइनस बी मॉड, इसका जो मॉड होता है, ठीक है जी, वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होता है। ठीक है जी। ये आपके पास ट्राइंगल इनक्वालिटी इसने यहाँ पे लगाई है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, मैं इसको पॉज करके
ये क्रॉलरी जो है आपको व्यू करवा देता हूँ कि ये कौन सी है। ठीक है, इस क्रॉलरी की बात कर रहे हैं जी, ये वाली क्रॉलरी का पार्ट ए जो है इसकी बात कर रहे हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो अगर ये वाला मॉड जो इन मॉड्स के डिफरेंस के बाहर लगा हुआ, अगर आप इसको रिमूव करके इसको यानी कि इसकी फुल फॉर्म देते हैं तो वो क्या होगा जी, नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, एंड वो फर्दर होगा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। तो अगर ये वाला मॉड हटाएंगे तो इस साइड पे आ जाएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। ठीक है जी, जैसे आपके पास मॉड होता है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए हो, तो वो होता है नेगेटिव ऑफ ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए। तो इसी तरह से ये वाला मॉड हट जाएगा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ये जो भी आपका लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है जी, अब हम जो है वापस चलते हैं। इनक्वालिटी जो है वो पेज 30 समथिंग पे थी, तो उसको मैंने आपको दिखा दिया। अब हम ढूंढते हैं कि हम कहाँ पे थे इस वक्त। मुझे पेज नंबर जो है उसको याद रखना चाहिए था। जी, तो हम यहाँ पे थे कि आपके पास क्रॉलरी को उसने यूज़ किया, तो आपके पास आ गया नेगेटिव अल्फ़ा इस, ये तो सिंपली इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये जो है लेस वाली साइड पे चला गया, ये नेगेटिव के साथ दूसरी साइड पे चला गया, और वो ट्रायंगल इनक्वालिटी की वजह से लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ दिस माइनस मॉड ऑफ दिस हो गया फॉर ऑल एन विच आर ग्रेटर। ये कंडीशन साथ है इसके। ठीक है, इस कंडीशन के साथ ये चीज़ ट्रू हुई थी, और फिर ट्राइंगल इनक्वालिटी से इतना हिस्सा आया था, उसको इसके साथ आपने जोड़ा, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। और ये क्योंकि तब ट्रू होता है जब आप ये कंडीशन लगाते हैं कि एनज आर ग्रेटर देन इक्वल टू के वन, तो वो कंडीशन साथ आएगी। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ से आपके पास 1/2 जी मॉड जो है वो सिंपली क्योंकि ए हाफ जी मॉड है, तो आपके पास ये क्या हो गया, ये z मॉड माइनस अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा हो गया। और आपके पास ये क्या हो गया, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू z एन मॉड। ठीक है जी, ये आपके पास यहाँ से आ गया। ठीक है जी, आप यहाँ से अगर लगाते हैं z मॉड नेगेटिव वाला, इसको लेके जाते हैं तो यहाँ पे जाके ये होगा ऐड। ठीक है जी, ये जो है नेगेटिव z मॉड, दरमियान में से अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप रिमूव करके देखें, ठीक है, इसके बगैर लिखें, इसको आप निकाल देंगे तो आ जाएगा नेगेटिव अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल टू जी एन मॉड माइनस जी मॉड। जी मॉड को उधर लेके जाएं, ये हो जाएगा जी मॉड माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू जी एन मॉड। और ये दोनों जो है मिलके जी मॉड माइनस अल्फ़ा, वो जो है किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास हाफ ऑफ जी मॉड हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इट्सल्फ हाफ ऑफ जी मॉड है। तो यहाँ से ये बनाइए, यहाँ से। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो ये आपके पास, और ये सारी चीज़ें जो हैं किस बेस पे ट्रू हैं, किस कंडीशन के साथ ट्रू हैं, व्हेन n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k1, ये कंडीशन साथ है, इसलिए यहाँ भी साथ लिखी है, फिर यहाँ भी साथ लिखी है, यहाँ भी साथ लिखी है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कंडीशन लगी है तो ये चीज़ ट्रू हुई है। ठीक है जी, क्योंकि इस कंडीशन के साथ ये चीज़ ट्रू हुई है, इसको आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो फिर ये कंडीशन तब भी साथ आएगी। फिर यहाँ से आपने ये दरमियान वाला दरमियान में से हटा के ये प्रूव किया है, तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन साथ आएगी। अब यहाँ अगर आप जो है वो सिंपली रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2/z, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/z n मॉड। ठीक है जी, और ये सारा उसी कंडीशन के साथ है व्हेन n's आर ग्रेटर देन इक्वल टू k1। अच्छा जी, अब बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि जो रेसिप्रोकल्स वाली सीक्वेंस है उसकी लिमिट जो है वो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसकी लिमिट का रेसिप्रोकल है। तो इस चीज़ को ले लें, इसको उसने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, नीचे दोनों का प्रोडक्ट आ गया, z इधर आ गया, जी एन मॉड इधर आ गया, जी एन सॉरी इधर आ गया। अब ये मॉड में आपकी मर्ज़ी हो, ऑर्डर जो है वो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इसको इधर इसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपके पास
मॉड जो है उसको उसने अलग अलग कर दिया, ऊपर वाला जो है उसके साथ अलग से लगा दिया है, नीचे वाले के साथ उसने अलग से लगा दिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने ये जो 1/zn है, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी। जब ये इससे बड़ा इस साइड पे लगाया है उसने, तो आपके पास यहाँ पे साइड बड़ी होगी। एक नंबर था आपके पास 1/zn मॉड था, और 1/z मॉड, मॉड प्रोडक्ट के ऊपर सेपरेटली लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे zn का मॉड और फिर साथ z का मॉड, तो 1/zn मॉड जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 2/z मॉड। तो ऊपर 2 आ गया और नीचे z मॉड इंटू z मॉड, वो z मॉड का स्केयर आ गया, और साथ ये एज इट इज़ आ गया। और ये सारी चीज़ें क्यों ट्रू हैं, बिकॉज एंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू k1। ठीक है जी। अब हम इससे आगे चलते हैं। नाउ इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन, अब आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन एस्टैब्लिश करने लगे। पहले यहाँ तक आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन फॉर अल्फा ग्रेटर देन 0 लगाई थी, अब आपने बनानी है रेसिप्रोकल्स वाली सीक्वेंस के लिए, और उसको आपने ऊपर सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा लिख भी लिया हुआ है। नाउ इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन, then there exists a natural number k2 such that for all n greater than equal to k2, आपके पास ये जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है जी एन की, वो आपको ये स्टैब्लिश करके देगी कि अब एप्सिलॉन के साथ उसने क्या किया है, एक और एप्सिलॉन बना लिया। वो किस तरह से, एप्सिलॉन ओवर 2z मॉड का स्केयर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, फिर ये चीज़ें लेस देन एप्सिलॉन हो जाएं। तो दोबारा से बेसिकली उसने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा के जी एन पे यहाँ से रेसिप्रोकल्स वाली की डेफिनेशन बनाई है कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन हो, तो उस एप्सिलॉन को 2 से डिवाइड करें और जी मॉड से मल्टीप्लाई करें, तो इट इज़ एन अदर एप्सिलॉन। तो ज़ाहिर है कन्वर्जेंस जब होगी तो हर एप्सिलॉन किसी भी शक्ल में आ जाए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, उसके अगेंस्ट एक बैरियर मौजूद होगा। तो इस पर्टिकुलर जो आपके पास जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, जो कि इस ऑर्बिटरी एप्सिलॉन को 2 पे डिवाइड करने से और साथ जी मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से आया है, इसके अगेंस्ट भी एक बैरियर मौजूद होगा, विच इज़ k2 सच दैट व्हेन n's आर ग्रेटर देन इक्वल टू k2 दिस डिफरेंस इज लेस देन दिस नंबर। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं ये चीज़ भी ट्रू हो और साथ साथ ये चीज़ भी ट्रू हो, तो क्या किया, दोनों केस जो थे, दो बैरियर्स जो थे, उनका आपने लार्जर जो है वो ले लिया। ठीक है जी, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीमम। ठीक है जी, जब आपके पास फाइनाइट सेट है तो उसका सुप्रीमम उसका मैक्सिमम। ठीक है जी, याद रखना। तो अब आपके पास ये जो भी इनमें से मैक्सिमम है, जब उसको लिया जाएगा तो ये वाली इनक्वालिटी भी ट्रू होगी और ये वाली। तो अगर ये ट्रू है और उसमें फिर फर्दर इसकी जगह ये लिख दिया जाए, क्योंकि ये भी ट्रू है, 1/2 एप्सिलॉन जी मॉड स्केयर लिख दिया जाए यहाँ पे, तो जी मॉड स्केयर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसको लगाया था, 2 से कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन आ जाएगा। यहाँ से अब ये आ गया कि एक बैरियर मौजूद है, जब n जो है दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पर्टिकुलर बैरियर। यहाँ पे इक्वालिटी भी है, कोई इसमें यानी कि इसमें मसला नहीं है, इक्वालिटी लिखनी चाहिए, इसने इसको मिस प्रिंट है, इसको छोड़ दिए। व्हेन n's आर ग्रेटर देन इक्वल टू k क्या है जी, इन दोनों पुराने बैरियर्स का मैक्सिमम। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, वैसे ही यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है जी, सही है। तो आपके पास ये जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, मींस ये जो रेसिप्रोकल्स की सीक्वेंस है उसकी लिमिट ये z जो है उसका रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपने प्रूव कर दी। अच्छा, अब आपने तो प्रूव करना था कि ये जो कोशेंट सीक्वेंस है आपके पास, जो x और y ऊपर स्टेटमेंट में लिखी थी, उसकी लिमिट प्रूव करनी थी। चलिए उसको स्टेटमेंट को मैं दिखा देता हूँ कि आपने ये प्रूव करना था कि अगर आप कोशेंट सीक्वेंस बनाते हैं तो वो कन्वर्ज करती है लिमिट्स के कोशेंट को x/z को। तो अब यहाँ पे बेसिकली आपने 1/z पहले से बना लिए। अब x/z क्या है, ये बेसिकली प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट आप यहाँ पे प्रूव कर चुके हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ x विद z जो है उसकी लिमिट क्या होगी जी, लिमिट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट ऑफ z। ठीक है जी, सिंपली x और z के साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल एंड पे वही चीज़ लगी कि आपने 1/z जो है उसको रेसिप्रोकल वाली का जो है वो लिमिट प्रूव कर दिया। तो इस तरह से जब आप x और उसके साथ 1/z करेंगे, ठीक है जी, y जो है वो रेसिप्रोकल वाली सीक्वेंस जो है उसका उसने नाम रख दिया। ठीक है जी, ये उसने लिखा हुआ है कि y इज़ द सीक्वेंस 1/zn। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो x ओवर जो है वो z थी, y जो है y इज़ 1/z, तो अब ये जो सीक्वेंस x/z बनेगी वो ये बनी,
और किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स की लिमिट और मल्टीप्लाइड बाय 1/z जो रेसिप्रोकल्स वाली थी इसकी लिमिट, उनका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया जी। और ये रिजल्ट्स जो हैं जैसे सम्स और ये दूसरे हैं, इनको आप मैथमेटिकल इंडक्शन से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आपके पास जैसे इसने कुछ सीक्वेंसेस लिए हैं ए बी और अप टू सी एन, उनकी अगर लिमिट्स हैं तो अगर सम सीक्वेंस बनाते हैं तो वो किसको कन्वर्ज करेगी, एक तो उसकी जनरल टर्म ये होगी, सारी टर्म्स नंबर वाइज ऐड करते जाएं। ठीक है जी। पहली पहली सबकी ऐड करें, फिर कॉमा सेकंड सेकंड ऐड करें एंड सो ऑन। तो अब इस जो है सम्स वाली की लिमिट वो लिमिट्स के सम की इक्वल होगी। ऐसे प्रोडक्ट वाले के लिए भी होल्ड करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसे ही अगर आपके पास एक कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी अगर आप पावर की सीक्वेंस लेते हैं तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो है उसकी पावर की इक्वल आ जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है किसी लिमिट को, आप उसकी सारी टर्म्स का क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, से आप उसका क्यूब ले लेते हैं तो आपको उसको दोबारा से लिमिट्स वगैरह चेक करने की ज़रूरत कोई नहीं है, क्योंकि वो सीक्वेंस ओरिजिनली जो थी, ओरिजिनल सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रही थी। तो ये जो क्यूब्स से बनाई होगी इसकी लिमिट क्या होगी, जो पहले से कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी उसकी लिमिट का क्यूब होगी। और ये इन जनरल जो है आपके पास किसी भी पावर के लिए होल्ड करेगा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है कि अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इस तरह के रियल नंबर्स की है कि उसमें नेगेटिव कोई नहीं है, ऑल एंट्रीज ऑफ द सीक्वेंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, उसमें नेगेटिव रियल नंबर नहीं है बल्कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो उसकी लिमिट भी जो है वो नॉन नेगेटिव होगी। आप इसको बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करते हैं। आप कहते हैं कि चलें ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि सीक्वेंस तो जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की है लेकिन किसी नेगेटिव रियल नंबर को वो कन्वर्ज कर सकती है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि उसकी लिमिट जो है एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है बल्कि इट इज़ समथिंग लेस देन ज़ीरो। तो अगर ये समथिंग लेस देन ज़ीरो है एक्स, तो इसका अगर नेगेटिव लिया जाएगा तो इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। नेगेटिव ऑफ एक्स जो है इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। उसको उसने एप्सिलॉन का रोल दे दिया, क्योंकि कन्वर्जेंस क्या कहती है, कन्वर्जेंस ये कहती है कि हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट बैरियर मौजूद होगा। तो यहाँ एप्सिलॉन जो है उसके ऊपर कंडीशन क्या होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स नेगेटिव था, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव बना, पॉजिटिव रियल नंबर को एप्सिलॉन का रोल दिया। अब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि सीक्वेंस एक्स कैपिटल जो है वो स्मॉल एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो एक बैरियर मौजूद होगा जब सीक्वेंस के नंबर्स जो हैं दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो फिर ये आपके पास मॉड वाली सूरत हाल यहाँ पे उसने लगाई है कि एक्स एन माइनस एक्स मॉड जो है दे विल बी लेस देन एप्सिलॉन। फिर उसने मॉड को खोला और एक्स हर तरफ ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये पहले हमने ये सारी चीज़ें की हुई, आपको क्लियर है ये किस तरह आएगा। बेसिकली आएगा एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन होगी। मॉड हटाया, आपके पास आ गया नेगेटिव एप्सिलॉन इज़ लेस दैन एक्स एन माइनस एक्स इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। फिर हर तरफ उसने एक्स ऐड किया, आपके पास आ गया एक्स माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन एक्स एन इज़ लेस दैन एक्स प्लस एप्सिलॉन। ठीक है जी। और ये कब होल्ड करता है, जब एन जो है वो के हो या उससे बड़ा हो। तो उसने क्या किया, इस एन को के ही ले लिया, क्योंकि के के लिए ये चीज़ ट्रू है। उसने कहा जी मैं इसी के ऊपर देख लेता हूँ। तो इन पर्टिकुलर उसने इस एन को ये के रखा, क्योंकि के प्लस वन एंड सो ऑन ये चीज़ ट्रू है। तो जब उसने के रखा तो ये हो गया आपके पास इतना वाला हिस्सा जो है, ये राइट हाफ जो है, एक्स के इज़ लेस देन एक्स प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या था जी, एप्सिलॉन वाज नेगेटिव एक्स। तो जब नेगेटिव एक्स लगा यहाँ पे तो आपके पास क्या हो गया जी, एक्स और उसमें से जब माइनस एक्स किया तो वो ज़ीरो हो गया। तो आपने क्या कर दिया कि सीक्वेंस के अंदर एक ऐसी टर्म की मौजूदगी बना दी है जो नेगेटिव है, एक्स के इज़ लेस देन, ठीक है, एक्स के इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये तो आपकी वो गिवन स्टेटमेंट की कंट्राडिक्शन हो गई कि आपको तो कंफर्म था कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स एंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, नेगेटिव कोई नहीं है। आपने तो एक एक्स के जो है उसको लेस देन ज़ीरो बना दिया है। ठीक है जी। तो एक कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब है कि फिर जो आपने ये हरकत की थी कि लिमिट इज़ लेस देन ज़ीरो, ये ठीक नहीं है। इसी वजह से आपकी सीक्वेंस ही चेंज हो गई, जो कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की थी उसमें नेगेटिव रियल नंबर्स आ गए। तो इट मीन्स दैट ये अजम्पशन जो है कि लिमिट इज़ नेगेटिव वो ट्रू नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी लिमिट भी या तो ज़ीरो होगी या ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी की एप्लीकेशन है कि दो सीक्वेंसेस ले लिए,
एक एक्स दूसरी वाई, और उन सीक्वेंसेस में एक ऑर्डर चल रहा है कि टर्म वाइज एक्स एन आर लेस देन इक्वल टू वाई एन फॉर ऑल एन, ठीक है जी। अगर ऐसी सूरत हाल है तो लिमिट्स भी इसी ऑर्डर में होंगी, ठीक है जी। अब इसी की हम जो है वो यूज़ करेंगे इस वाले की। तो बेसिकली अगर एक्स एन आर लेस देन इक्वल टू वाई एन है, तो वाई एन माइनस एक्स एन फॉर ऑल एन दे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। यही चीज़ इसने आपके पास लिख ली है कि वाई एन, ठीक है जी, एक्स एन को इस इधर ला के सब्ट्रैक्ट करें, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अगर वाई एन फॉर ऑल एन, तो इस सीक्वेंस को उसे नया नाम दे दिए, ठीक है जी, सही है। तो अब ये आपके पास सीक्वेंस कौन सी होगी, सीक्वेंस वाई माइनस एक्स। और ये सीक्वेंस किस तरह की है, इसकी सारी टर्म्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अभी आपने प्रूव किया अगर सीक्वेंस इस तरह की है जिसकी सारी टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो उसकी लिमिट जो है इस वाली सीक्वेंस की वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है जी, सही है। और ये जब लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, जिसको उसने डिफरेंस वाली सीक्वेंस को z का नाम दिया है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, तो और ये लिमिट होगी किसकी इक्वल, ये डिफरेंस वाली सीक्वेंस है, ये होगी लिमिट ऑफ सीक्वेंस y माइनस, ठीक है जी, अगर माइनस लगा हुआ है तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस x। ये x को y को कन्वर्ज कर रही थी, ये x को, या इसके बगैर ही लिख दें सिंपली, ये जो नेगेटिव वाली है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन, ठीक है जी, सही है। बिकॉज ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन माइनस लिमिट ऑफ एक्स एन, ठीक है, इसको निकाल के, क्योंकि लिमिट ऑफ जी एन का मतलब ये है अब, ठीक है। तो इसमें से ये दूसरी तरफ चला गया आपके पास। तो अब आपके पास ये सूरत हाल है कि अगर सीक्वेंसेस थ्रू आउट एक सर्टन ऑर्डर में है टर्म्स उनकी, तो लिमिट्स भी उसी ऑर्डर में होंगी। जो सीक्वेंस इक्वल या ग्रेटर चल रही है उसकी लिमिट भी दूसरी सीक्वेंस के इक्वल या उससे ग्रेटर ही होगी, उससे लेस नहीं हो सकती, ठीक है। दिस वाज द थ्योरम। अब फिर नेक्स्ट जो है मेरे ख्याल में हम इसी की एप्लीकेशन करेंगे कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस इस तरह की है कि उसकी हर टर्म जो है, ये दो जो है बाउंड्स इनके बिटवीन है कि ए से उसकी टर्म्स छोटी नहीं होती कभी भी, और बी से उसकी टर्म्स कभी बढ़ती नहीं है, ठीक है जी। दो एक पट्टी है, एक तरफ ए है एक तरफ बी, सीक्वेंस की हर टर्म इसी के अंदर अंदर है, ए से पीछे नहीं आ रही, बी से आगे नहीं जा रही। अगर ऐसी सूरत हाल है तो लिमिट भी ऐसी ही होगी, इस सीक्वेंस की लिमिट ए से छोटी नहीं हो सकती और बी से बड़ी नहीं हो सकती, यही यहाँ पे उसने लिखा हुआ है। तो बेसिकली वो कहता है जी कि मैं जो है, क्योंकि एक्स एंस आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो अगर ए को ही बार बार रिपीट करके एक सीक्वेंस बना ली जाए, तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस ए होगी जो ए को कन्वर्ज कर रही होगी, और दूसरी तरफ एक सीक्वेंस होगी जो हमेशा टर्म वाइज उससे बड़ी है। तो अभी जो प्रीवियस रिजल्ट यूज़ किया है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो कांस्टेंट सीक्वेंस ए है, इट विल बी लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन जो उससे बड़ी चल रही है। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस जो कांस्टेंट है ए, उसकी लिमिट तो ए होगी, ए इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स एन। फिर इधर से आप एक कांस्टेंट सीक्वेंस बी बना लें, ठीक है, और बी का सीक्वेंस की हर टर्म के साथ ऑर्डर क्या है, एक्स एंड आर लेस देन इक्वल टू बी 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 एंड सो ऑन, दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस, हर टर्म इसकी वही है, बी 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 बार बार, और ये बी को ही कन्वर्ज करेगी। तो अब आपके पास इसकी लिमिट और इसकी लिमिट में ऑर्डर वही होगा, ऊपर हमने पढ़ा है। तो लिमिट ऑफ एक्स एन विल बी लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस कांस्टेंट सीक्वेंस बी, जो कि बी ही होगी। तो दोनों इनक्वालिटीज़ को जोड़ दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये सूरत हाल है आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो भी बड़ा सिंपल है, स्क्वीज थ्योरम, सैंडविचिंग थ्योरम भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। कि अगर आपके पास तीन सीक्वेंसेस ऐसी हैं कि वो हमेशा एक ऑर्डर में रहती हैं, वाई एन जो है उसकी हर टर्म जो है वो एक्स एन की टर्म वाइज जो है दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू, और टर्म वाइज जी एन की टर्म से लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी। नंबर वाइज वाई सीक्वेंस की हर टर्म एक्स की सीक्वेंस से बड़ी नहीं हो सॉरी छोटी नहीं हो सकती, और जी की टर्म से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। दे वाई एन आर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन एंड वाई एन आर लेस देन इक्वल टू जी एन फॉर ऑल एन थ्रू आउट, पहली टर्म से लेके आखिर तक थ्रू आउट यही सूरत हाल है। तो यानी कि उन्हीं के दरमियान जा रही है, इसीलिए इसको स्क्वीज कहते हैं कि इट इज स्क्वीज्ड बिटवीन सीक्वेंस एक्स, वाई इज स्क्वीज्ड बिटवीन सीक्वेंस एक्स एंड सीक्वेंस जी। और शायद सैंडविचिंग भी इसीलिए कहते हैं कि दो साइड्स पे जो एक्स सीक्वेंस और जी जो है वो ब्रेड का रोल प्ले कर रहे हैं, और दरमियान में जो है वो सीक्वेंस वाई जो है वो समझ लो आपने शामी कबाब रखा हुआ है, ठीक है जी।
तो इसलिए इसको सैंडविचिंग थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम कहते हैं। तो अगर आपके पास किसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जो साइडों वाली सीक्वेंसेस हैं एक्स और जी वो कन्वर्जेंट हैं और एक ही लिमिट को कन्वर्जेंट है, ठीक है जी, कि आपके पास लिमिट ऑफ एक्स एन इस साइड वाली की और इस साइड वाली की लिमिट एक ही है, इक्वल लिमिट है, तो फिर ये वाली जो है जो उनके परमानेंट उनके सेंटर में है ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट भी वही होगी जो उन दोनों की है, ठीक है जी। लिमिट ऑफ एक्स एन विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन एंड लिमिट ऑफ इज इक्वल टू लिमिट ऑफ जी एन, ठीक है जी। अगर ये सूरत हाल है कि वाई एन परमानेंटली जो है सैंडविच्ड है एक्स एन और जी एन के बिटवीन और एक्स एन और जी एन की लिमिट एक ही है, दोनों कन्वर्जेंट है और एक ही लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, तो वाई भी कन्वर्जेंट होगी और उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी जो उन दोनों की है, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास आप जो है वो ले लें कि जो कॉमन लिमिट है सीक्वेंस एक्स की और सीक्वेंस जी की उसका कोई नाम उसने रख दिया है डब्ल्यू, ठीक है जी। तो अगर आपके पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो गिवन हो तो कन्वर्जेंस ऑफ एक्स एंड जी जो है उससे आपके पास ये रिजल्ट आएगा कि एक्स आपके पास एन ग्रेटर देन इक्वल एक बैरियर आ जाएगा के सच दैट व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स एन माइनस डब्ल्यू विल बी लेस देन एप्सिलॉन मॉड जो है और ऐसे जी एन, ठीक है जी। ऑफ कोर्स दोनों का अपना अपना बैरियर हो सकता है, ठीक है जी। जब ये कन्वर्जेंस लिखते हैं तो से इसका के वन हो गया, इसकी कन्वर्जेंस के लिए के टू हो गया, ये के जो है वो दोनों का ग्रेटर है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ के वन एंड के टू, तो ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर के लिए दोनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं। जो भी लार्जर बैरियर होगा उसके लिए दोनों इनक्वालिटी से इकट्ठे होल्ड करेंगी, ठीक है जी। एक्स एन माइनस डब्ल्यू मॉड लेस देन एप्सिलॉन और सिमिलरली जी एन माइनस डब्ल्यू मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। डब्ल्यू जो है दोनों की कॉमन लिमिट है और के जो है दोनों के बैरियर्स का ग्रेटेस्ट है, मैक्सिमम है, ठीक है जी। अब यहाँ से उसने क्या किया जी, एक साइड जो है वो इसकी लिख ली है, इस इनक्वालिटी की साइड जो है बल्कि सॉरी आपके पास ये जो ऑर्डर है ये वाला इसमें डब्ल्यू उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू वाई एन माइनस डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू जी एन माइनस डब्ल्यू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। यहाँ से ये चीज़ होल्ड की, उसने एक ही रियल नंबर तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से अब आप देखें कि ये उसने इस इनक्वालिटी को, ठीक है जी, यहाँ से अब इनक्वालिटी को यूज़ किया है, ये क्या होगा जी अगर इसको लिख दिस इज नेगेटिव एप्सिलॉन इज लेस देन मॉड हट जाएगा इज लेस देन एप्सिलॉन, नेगेटिव एप्सिलॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। अच्छा इस साइड पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो नेगेटिव वाला हिस्सा इधर आ गया, लेस देन ये विदाउट मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो उसका राइट हाफ रख लिया दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका लेफ्ट हाफ रख लिया दिस इज ग्रेटर देन नेगेटिव एप्सिलॉन, ये चीज़ आ गई। तो ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बना देगा ये जो सीक्वेंस वाई एन है, मीन्स वाई एन माइनस डब्ल्यू मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स सीक्वेंस वाई एन भी कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट जो है वो डब्ल्यू है, ठीक है जी। यहाँ तक रखिएगा और कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ऑनलाइन सेशन करेंगे और कोई क्वेश्चन जो है हो इसमें से तो पूछिएगा और लेक्चर्स जो है उनको पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन वो हो जिसको लेक्चर्स में जो है वो एड्रेस नहीं हुआ ऐसा। और इसके अलावा मैं भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक तरह से तैयारी करके आइएगा कि जितने लेक्चर्स हो चुके हैं मैं उनमें से आपसे कॉन्सेप्ट से चीज़ें मैं क्वेश्चन भी करूँगा ताकि आपकी मैं प्रॉपर एवेलुएशन भी कर सकूँ। पेपर तो सबके एक जैसे होंगे लेकिन ये तो नहीं है कि जिसकी कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 में रिपीट थी उसको भी 80 दे दें और जो वाकई बेस्ट है उसको भी जो है 80 85 90 हो। तो इस चीज़ को हमने जो एक डिफरेंस है उसको भी मेंटेन करना है और उसके लिए मैं आइंदा जो है लाइव सेशन जो है उसको सब पे कंपलसरी करूँगा, उसमें आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर होंगे, आपकी प्रॉपर एवेलुएशन होगी और बजाय यानी कि बावजूद इसके कि आपका मटेरियल जो है वो 100% जो है वो चाइनीज़ कॉपी होगा जो किसी और स्टूडेंट ने किया होगा, लेकिन आपकी एवेलुएशन उसी लिहाज से की जाएगी जिस तरह का आपका क्वेश्चन आंसरिंग में रिस्पॉन्स होगा, ठीक है जी। मेहनत करें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।